जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, ऑलवेज़ अ प्लेज़र टॉकिंग थैंक यू। विथ यू। हाँ जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आज बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपसे करनी है। आप तो रिसेंटली जो बुक्स लिखी हैं, एक हिस्ट्री के जितने आप एक अल्हम्दुलिल्लाह एक आपको जो ग्रिप है हिस्ट्री के ऊपर, ये एक सवाल क्योंकि आज़ादी की बात चल पड़ी है और 14 अगस्त पाकिस्तान की आज़ादी मनाई जाती है, 15 अगस्त भारत की आज़ादी मनाई जाती है। कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान को आज़ादी एक ही दिन मिली थी, लेकिन पाकिस्तान ने फिर 14 अगस्त चुन लिया। इसकी क्या हकीकत है और हम 14 अगस्त को क्यों आज़ादी मनाते हैं और 15 अगस्त को क्यों नहीं मनाते? अगर इसमें हमें ज़रा थोड़ा-सा एनलाइटन करें हमारे व्यूअर्स को, हमारे दोस्तों को कि ये क्या लॉजिक थी और ये क्या स्टोरी है? स्टोरी ये है कि अ, पहले तो ये झगड़ा था कि क्या माउंटबेटन पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब इनॉग्रेट होगी, वुड ही बी द चीफ गेस्ट और नॉट? जिन्ना साहब नहीं थे चाहते। लेकिन बाद में जो प्रोटोकॉल बताया गया कि इस वक़्त द किंग एम्परर, क्योंकि ये डोमिनियंस थी ना दोनों इंडिया और पाकिस्तान, तो अ, माउंटबेटन रिप्रेजेंटेड द किंग एम्परर, जो कि हेड था इसका। इसलिए उनको ही प्रिजाइड करना पड़ेगा इनॉग्रेशन पे। तो जिन्ना साहब ने क्या किया कि 11 अगस्त की जो स्पीच है ना, वो पहले कर ली, लेकिन हाँ जी, 11 अगस्त वाली की, 11 अगस्त को जो मशहूर तकरीर है, वो विदाउट माउंटबेटन की गई और कहा जाता है वो इनॉग्रेशन है अपना पाकिस्तान की कंस्टिट्यूएंट असेंबली का। एक्चुअली दैट इज नॉट ट्रू। वो सिर्फ इलेक्शन है प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दैट वाज मोहम्मद अली जिन्ना। फर्क है। हुँ। अब एग्रीमेंट फिर जो हुई ना, क्योंकि ऊपर से हुक्म आया होगा इंग्लैंड से कि ये हो नहीं सकता, तो वो ये था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हो जाएंगी और उसके बाद माउंटबेटन एंड लेडी माउंटबेटन इंडिया आ जाएंगे, ताकि 14 और 15 की रात के बाद जब हिंदुस्तान की आज़ादी हो तो वो वहां पे भी उसके ऊपर प्रिजाइड करें। तो ओरिजिनल जो है, और अगर आप मेरी जिन्ना वाली किताब में देखेंगे, मैंने पूरा एविडेंस दिया है। शुरू में प्लान ये था कि ये लोग आएंगे 13 को, 14 को लंच होगा, इनॉग्रेशन होगी, सॉरी, जिसपे ये दोनों बोलेंगे, उसके बाद लंच होगा। आफ्टरनून में लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन जो हैं वो फ्लाई कर जाएंगे टू इंडिया। तो ये सारी बातें तैयार भी हो गई और पूरा प्रोटोकॉल तैयार था। तो किसी ने जाके बताया कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कि सर, ये पाकिस्तान गया बन और ये रमजान की 27 या पता नहीं बड़ी वो इंपॉर्टेंट डेट है, ये तो पूरा स्कैंडल हो जाएगा। तो फिर मजबूरन बैंक्वेट हुआ 13 की शाम को, वो पूरा मेरी किताब में कवर्ड है, जिसमें दोनों ने टोस्ट किया, एंड व्हेन यू टोस्ट यू टेक अ ड्रिंक। दोनों तरफ से हुआ है, वो पूरी सेरेमनी भी मैंने बता दी है। तो अगले दिन फिर इनॉग्रेशन जब हुई, वहां पे दो मशहूर तकरीरें हैं। माउंटबेटन रिप्रेजेंटिंग द किंग एम्परर, जो डोमिनियंस के अभी किंग एम्परर ही हेड थे ना, हेड ऑफ स्टेट जिसे अल्टीमेटली कहा जाता है। तो वहां पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि ठीक है, आपकी एक मुल्क बन गया है और मैं आपको आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं एम्परर की तरफ से आपको भी, रॉयल फैमिली की तरफ से सलाम और ये सारा भेजता हूँ, बेस्ट विशेस। और आप में मुसलमानों के बहुत बहुत अजीम हाकिम और लीडर हुए हैं, जिस तरह के एम्परर अकबर। तो जिन्ना साहब ने खड़े होकर वहां पे कह दिया कि ठीक है, अकबर इज कैन बी मेंशन्ड, लेकिन हमारी इंस्पिरेशन तो होली प्रॉफिट है, जिन्होंने सबसे पहले यहूदियों और क्रिश्चियंस को डिफीट किया और उसके बाद उनको बड़ा वेल ट्रीट किया। ये भी एक्चुअली हिस्टोरिकली जिना वाज रॉन्ग, क्योंकि मिसाक मदीना जो हुआ था ना,
वो उनकी डिफीट और उससे पहले की बात है। जिन्ना वाज नेवर गुड एट हिस्ट्री एट ऑल, और ना पंजाब का पता था, ना इस इलाके का कल्चरल कोई उनको कोई इल्म था। ही वाज जस्ट अ लॉयर प्लीडिंग द केस। तो फिर 14 को ये सेलिब्रेशन हुई, इनॉग्रेशन हो गई, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली की ऑफिशियल इनॉग्रेशन उस दिन हुई है। एंड बोथ लॉर्ड एंड लेडी माउंटबेटन देन फ्लू टू दिल्ली, और बाद में फिर इंडिया का हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर वाली बात है ना, एक तो है फॉर्मल इंडिपेंडेंस की सेलिब्रेशन, एक है जब अंग्रेज जो यहाँ के रूलर थे उन्होंने हैंड ओवर कब पाकिस्तान गवर्नमेंट को की पावर, तो वो 15 को ही की, और वो उन्होंने इंडिया में भी 15 को ही की। लिहाजा पहले 2-3 साल अगर आप देखें, एक स्पीच है और वो भी मैंने कोट की है अपनी जनाली किताब में, जहां पे 15 अगस्त को क्या इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन का पैगाम है, ये सारा कुछ है। लिहाजा ये 2-3 साल के बाद इन्होंने ये सारा चेंज किया। ये है जी बैकग्राउंड, और बिल्कुल, ऑल दैट आई एम टेलिंग यू इज वेरीफाइबल। मेरी किताब में देख लें, और ओरिजिनल सोर्सेज भी आप चेक कर लें। बिल्कुल ठीक है कि ये बेसिकली जो है सिचुएशन इस तरह की जो है वो डेवलप हुई। तो डॉक्टर साहब इसमें जो बात आती है कि 15 अगस्त को माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और हाँ, कायदे-आज़म ने जो है वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया। तो आप क्या समझते हैं माउंटबेटन ने क्यों उठाया इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ? वहाँ से इंडिया के से किसी शख्स ने क्यों नहीं उठाया था? नहीं, क्योंकि बात ये थी कि ओरिजिनल प्लान के मुताबिक बोथ फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, ओवरऑल जो थे ना गवर्नर जनरल फॉर बोथ इंडिया और पाकिस्तान जो है, वो माउंटबेटन नहीं होना था, और इस पे पूरी एग्रीमेंट है। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट, और मैंने डेट दी है 3 जुलाई को, कायदे आजम गोस टू माउंटबेटन एंड टेल्स हिम कि हमने फैसला किया है कि गवर्नर जनरल पाकिस्तान का मैं होऊंगा। तो माउंटबेटन वाज शॉक्ड, उन्होंने कहा देखो, ये इसका तुम्हें बहुत नुकसान हो सकता है। अगर इफ आई एम इन चार्ज दोनों मुल्कों का ड्यूरिंग द पार्टीशन, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी पार्टीशन को किसी तरीके से एज पीसफुली एज पॉसिबल किया जाए। बट जिन्ना रिफ्यूज्ड, और माउंटबेटन ने वहां पे प्रोटेस्ट भी किया है कि तुम्हें इसका बहुत नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान हुआ भी। आप शायद वाकिफ हों, हमीद अख्तर साहब हमारे पुराने जर्नलिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे, उनका मेरा पंजाब वाली किताब में इंटरव्यू भी है। वो कहते हैं मैं मोहम्मद अली जिन्ना के इस फैसले को बिल्कुल एक गलत फैसला समझता हूं, क्योंकि अगर, और कई लोग ये समझते हैं कि माउंटबेटन ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ पावर दोनों मुल्कों के होते गवर्नर जनरल, तो उनको दोनों तरफ अमन वाली बात में हिस्सा लेना पड़ता। लेकिन 14 और 15 की रात के बाद ही वाज गवर्नर जनरल ऑफ ओनली इंडिया, और उसके बाद इंडियन इंटरेस्ट को वो उनकी ड्यूटी बनती थी सपोर्ट करना। ये एग्रीमेंट थी, यानी कि ही विल बी द ओवरऑल गवर्नर जनरल व्हाइल दिस ट्रांसफर ऑफ पावर वाज टेकिंग प्लेस, ताकि दोनों तरफ अंग्रेजों की जो ड्यूटी है कि ये पीसफुली हो, ये हो, वो पूरी हो। 14 और 15 की तारीख तक तो उसने वो ड्यूटी पूरी की, बट वंस ही बिकम्स गवर्नर जनरल ओनली ऑफ इंडिया, तो फिर उसने इंडिया के जो वहां पे हो रहा था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया। सिंपल एज दैट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जब बना, आज़ाद हुआ, तो हमारे जो इलेक्शंस हैं वो 1970 में होते हैं पहले। जी। ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि क्यों इलेक्शन ना हो सके? एक चीज़ जो मैंने सुनी थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान की उस वक़्त की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी, वो ज़्यादातर इंडिया से अगर माइग्रेट करके आई थी, तो उनकी पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी। तो वो चाहते ये थे कि अगर हम अभी इलेक्शन करवाएँगे तो शायद हम हार जाएँगे। सो लिहाज़ा उन्होंने इलेक्शन ही डिले कर दिया। आप इस थ्योरी को भी मानते हैं कि ये हमारे पॉलिटिशियंस जो उस वक़्त जिसमें लियाकत अली खान या और जो बड़े नाम थे, इन लोगों ने बेसिकली इस चीज़ को भी ज़हन में रखा और ये चीज़ भी थी और इस चीज़ की वज़ह से भी पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो सके?
बिल्कुल सही आपने कहा है और यही आर्गुमेंट मैंने अपनी जिन्ना वाली किताब में पूरी डिटेल में दी है। मैंने सारे नाम दिए हैं उस कैबिनेट के, द फर्स्ट फेडरल कैबिनेट। आप देखें उस फेडरल फेडरल कैबिनेट में ओवर रिप्रेजेंटेशन है माइग्रेंट जो उर्दू स्पीकिंग है उसके अंदर। बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रीज़ उनके पास है। हाँ जी, और उसके अंदर फिर ज़ाहिर है पंजाबी भी हैं, पख्तून हैं, ना सिंधी थे और बंगालियों में उन्होंने कोई थे फजलुर रहमान, उनको मिनिस्टर बनाया। नोबडी हैड हर्ड द नेम ऑफ फजलुर रहमान बिफोर दैट। वो कोई लोकल लेवल के कोई लीडर लूडर थे। तो बंगालियों में भी ये एक रिजेंटमेंट पैदा हुई और यहाँ पे जो हुकूमत बनी वो तो लियाकत अली खान और उर्दू स्पीकिंग लॉट की काफ़ी साल तक इनका असर रहा है। उनकी असैसिनेशन के बाद भी कराची में और इस इलाकों में बड़े शहरों में सिंध के किसी और को घुसने नहीं थे देते। मैं आपको एक अपने पंजाब का किस्सा सुनाऊँ। मेरे दोस्त अभी तक ज़िंदा हैं लेकिन वो थोड़े सेनाइल हो चुके हैं। राना साहब, अ, राना यूसुफ, वो कहते हैं कि जब मैंने मैट्रिक किया ना 50s के अंदर, तो मैं एक आम घराने से था, मैं कराची चला गया कि क्लर्क की नौकरी मुझे मिल जाए। वो कहते हैं मैं जिस दफ्तर में जाऊँ मुझसे पूछे, "अच्छा, तो पंजाब से आए हो?" तो उन्होंने कहा, "जी, मैं तो पंजाब से ही आया हूँ।" कहते हैं, ये अगली गाड़ी लो और वापस चले जाओ।" तो उसे बेचारे को नौकरी नहीं थी मिलती। सिंधियों के साथ भी यही हाल हुआ शुरू में। तो वो इलेक्शन कैसे कराते? परसेंटेज उर्दू स्पीकिंग की जो पाकिस्तान में आए थे, वो 3% भी 3% थे, जो बाद में 4 हुए, बाद में इस तरह। तो दैट इज़ द उनकी तो पूरी इजारादारी थी पाकिस्तान के ऊपर। इलेक्शन करा के ये हार जाना, तो उन्होंने कभी सीखा नहीं था, तो वही हथियार इस्तेमाल हुए कि पाकिस्तान की यकजहती के खिलाफ कंस्पिरेसीज़ हैं। इंडिया जो है हमें डिस्टेबलाइज़ करना चाह रहा है। और इन हालात में पाकिस्तान को बचाना जो है, वो सबसे पैरामाउंट ड्यूटी है बजाय किसी और चीज़ के। तो इस तरह इलेक्शन नहीं हुए और फिर लियाकत अली खान की जब असैसिनेशन हो गई, तो फिर तो हुकूमत ही आ गई थी अपना ब्यूरोक्रेट्स की, जो सुबह कोई प्राइम मिनिस्टर बनाते थे, शाम को किसी और को बना देते थे। तो वो एक म्यूज़िकल चेयर्स की गेम चलती रही है, मशहूर है। किसी ने जवाहरलाल नेहरू को कहा कि आप इंडिया से बात तो करें। उसने कहा यार ये बताओ मैं किससे बात करूँ? कभी कोई प्राइम मिनिस्टर होता है, कभी कोई और होता है। फिर आ गई मिलिट्री हुकूमत। मिलिट्री हुकूमत में इलेक्शन तो हुआ अंडर द बीडी सिस्टम और प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ लेकिन वो लोग कुछ नहीं उसे मानते क्योंकि वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। यानी आप बीडी मेंबर्स इलेक्ट करते थे 40,000 दोनों विंग से, वो फिर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे। ये सारी चीजें फिर अयूब के फॉल के बाद याह्या खान को माननी पड़ी। पार्लियामेंट्री सिस्टम को वापस लाना पड़ा और इलेक्शन पहली दफा फ्री और फेयर हुए। यानी याह्या खान की बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि द फर्स्ट टाइम एंड आई एम विटनेस टू इट। मैं तो गुजरात में इस इलेक्शन में हिस्सा भी ले रहा था। मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं बचपन के, अली हारून शाह, उनके वालिद सैयद अमीर हुसैन शाह गुजरात से लड़ रहे थे। तो हम मैंने उनकी कैंपेन में भी हिस्सा लिया, लाहौर में भी इलेक्शन में जो लोग थे उनकी कैंपेन में हिस्सा लिया। तो इस तरह जाके 1970 में इलेक्शन हुआ। उसकी ट्रेजेडी ये हो गई कि इलेक्शन रिजल्ट सारी कैलकुलेशंस के बिल्कुल बरक्स हुआ। ये तो पता लग रहा था कि इधर पीपल्स पार्टी बहुत सीटें ले जाएगी और उधर अवामी लीग ले जाएगी। लेकिन कि अवामी लीग इतनी सीटें ले जाएगी कि वो अकेली हुकूमत कायम कर सके, ये ना आईएसआई ने कैलकुलेट किया, ना हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने किया, ना आर्मी हेडक्वार्टर्स ने किया। बट इलेक्शन रिजल्ट्स ये हुए कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए क्योंकि वो 55% थे, 300 इलेक्टेड मेंबर्स में उनको मिले थे 162। तो वो ले गए 161 सीट्स और उनका पूरा हक था कि अब वो हुकूमत बनाए। इन्होंने कहा कि जी जो 6 पॉइंट्स पे ये इन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो तो पाकिस्तान की यूनिटी के खिलाफ है।
तो हम तो इसे नहीं मानते। बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने भी है, हिस्ट्री की किताबों में भी है। हमूदुर रहमान रिपोर्ट भी आप पढ़ लें, जो नजम सेठी साहब ने पब्लिश की थी। मैंने गैरिसन स्टेट बुक में 2 चैप्टर्स भी इस पे पूरे लिखे हैं। तो ये है कि 70 में फेयर इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान टूट गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब यहाँ भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्वेश्चन आता है ज़हन में और वो ये आता है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी कोई इलेक्शन जो है, उसके ऊपर ये नहीं कहा गया कि ये ट्रांसपेरेंट है। क्या इसकी बुनियाद इसी दौर में रखी जाती है कि जब ये डिस्क्रेडिट होते हैं वेस्ट पाकिस्तान होता है और कहते हैं जी कि हम नहीं मानते और जो उस वक़्त ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा कि आई थिंक गाली भी दी कोई शायद कि पता नहीं किसके बच्चों और ये और वो मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, गाली नहीं उस मौके पे लेना चाहता। लेकिन जो चलें। निकाली कि तुम वहाँ और हम यहाँ, ये जो पाकिस्तान में आज भी 2022 में भी इलेक्शन जो है वो रिज़ल्ट नहीं माने जाते। क्या आप समझते हैं ये उस वक़्त की बुनियाद रखी गई है कि एक ऐसा मिसट्रस्ट पैदा हो चुका है, जो आज तक ये हल ही नहीं हो पा रहा? बेशक। अच्छा, इसमें एक थ्योरी है, उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशनल थ्योरी। इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ये है कि अगर एक इंस्टीट्यूशन, मसलन इलेक्शन, पार्लियामेंट, अगर बार-बार इलेक्ट हों प्रोसीजर के मुताबिक, तो उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। इंडिया इज़ अ वेरी गुड एग्ज़ाम्पल यस। कि वहाँ पे इलेक्शन ही होते हैं और जो जीतता है वो ही पावर में आता है। मसलन 1996 में वाजपेयी साहब की बीजेपी को चांस मिला हुकूमत बनाने का, लेकिन उनके पास टोटल मेजॉरिटी नहीं थी। 13 दिन वो ट्राई करते रहे, या कुछ लोग कहते हैं 17 दिन। जब उनको मेजॉरिटी नहीं मिली तो उन्होंने ऐलान कर दिया हुकूमत 13 दिन बना के कि डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर्स, बट वी डोंट हैव नंबर्स ऑन आवर साइड, और उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो आप देखें, इंडिया में इलेक्शन और इलेक्शन के बाद कौन हुकूमत करेगा, वो इतनी मजबूती से इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है। उनकी कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है कि अगर हिंदू राइट चाहे भी, तो जब तक पूरी कॉन्स्टिट्यूशन को वो जो भी प्रोसीजर है बड़ा टीडियस, उसको वो अमेंड ना कर दें, दे कांट डिक्लेयर इंडिया ऑफिशियली ए नॉन सेकुलर स्टेट। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बन गई हैं, उनकी अथॉरिटी बहुत है, कोई उनमें टेम्प ये नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तो पहले दिन से कुछ भी नहीं बना, और जब बना तो मुल्क टूट गया। उसके बाद बाकी पाकिस्तान के अंदर यही होता रहा है। मुझे याद है कि जब बेनज़ीर वाज़ इलेक्टेड, तो नवाज शरीफ हेडक्वार्टर जाके उनके खिलाफ बातें करते थे। तो फिर 2 साल के बाद वो ले आए नवाज शरीफ को, एंड बेनज़ीर वाज़ ऑलवेज़ एट द जनरल हेडक्वार्टर्स अगेंस्ट नवाज शरीफ। और वो भी म्यूज़िकल चेयर्स हुए 2-2 साल, 2-2 दफ़ा। और उसके बाद जनरल मुशर्रफ आ गए, और बीच में ऑफ कोर्स जनरल ज़ियाउल हक ने तो सत्यानाश ही कर दिया था। उन्होंने कहा मैं डेमोक्रेसी को मानता ही नहीं, अगर इस्लाम और डेमोक्रेसी में चूज़ करना है तो माय प्रायोरिटी इज़ इस्लाम। तो जो उन्होंने इलेक्शन करवाए, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को हक ही नहीं था इलेक्शन लड़ने का। तो नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़, और उसमें सुना है 10 या 15% लोगों ने वोट दिया है। तो ये सारी हिस्ट्री पाकिस्तान की यूँ है, और अब देखें ना, इमरान खान वर्सेस द ऑपोजिशन एंड ऑपोजिशन वर्सेस इमरान खान, इन्होंने क्या मज़ाक नहीं पाकिस्तान का बना दिया हुआ। ये आपके सामने है सारा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आज हम इस चीज़ पे भी एग्री नहीं हो पा रहे कि क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए या नहीं चाहिए। हमारी जो लीडरशिप है वो आपस में बैठ के बात करना जो है वो मुनासिब नहीं समझती और ये हमारे भारत में वहाँ पे आप जो मर्ज़ी कहें नरेंद्र मोदी को, लेकिन कोई ये तो नहीं कहता कि जो प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो आया वो प्रोसेस ही फ्लॉड है। आप उसके एब्सोल्युटली नॉट। ज़रिए से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी जो है उस पे क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो बेशक। ये ऑब्वियसली हमारे लिए एक जो है वो लम्हा फ़िक्र भी है और लम्हा जिसे कहते हैं ना एक 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 परेशानी भी सामने है कि हम क्यों इसी तरह जो है वो अ, चीज़ें सामने नहीं कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा एक सवाल आखिरी बस एक इसी ज़मीन में सवाल आ गया। बहुत सारी पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बाहर के स्कॉलर्स ने लिखी है, स्टैनले वॉलपॉट ने लिखी है और बहुत सारे। ज़्यादातर आपके नज़दीक ये ज इसमें आप भी आ जाते हैं।
ज़्यादातर आपके नज़दीक जो है वो क्या पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने इसको चीज़ें अनर्थ की हैं या चीज़ें बयान की हैं, या क्या आप समझते हैं कि वेस्टर्न स्कॉलर्स ने पाकिस्तान की हिस्ट्री को सही तरीके से एक्सप्लेन किया है? क्योंकि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल के अज़ीज़ की बुक आती है मर्डर ऑफ हिस्ट्री, बहुत कुछ हम वो देखते हैं कि यार किस तरह पाकिस्तान की जो है वो हिस्ट्री कोई गलत एक्सप्लेन किया है। तो ये ज़रा हमें बताएँ कि ज़्यादा अच्छी हिस्ट्री किसने लिखी है, पाकिस्तानियों ने या बाहर के लोगों ने? और क्या पाकिस्तान में कोई वो जिसे कहते हैं ना सरकारी खतात राइटर भी थे, या कि कोई आज़ाद लोग भी थे? हैं मतलब। पाकिस्तान की तो कभी हिस्ट्री जो है वो इंडिपेंडेंटली और स्कॉलरली तरीके से लिखी ही नहीं गई। आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी की 2 किताबें हैं। द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जो पूरा जो मुस्लिम लीगी पॉइंट ऑफ व्यू है वो देता है, और दूसरी है उलमा इन पॉलिटिक्स, वो भी स्लांट है तब से लेके शेख अहमद सरेंदी से लेके टू नेशन थ्योरी को जस्टिफाई करने का। और वही फॉर्मेट बन गया हमारे सारे हिस्टोरियंस का, मजबूरन या जो भी है, उससे ये स्टेप बाहर निकल ही नहीं सके। के अजीज से पहले खालिद बिन सईद की जो किताब है ना, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज, वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उससे बेहतर किताब कोई नहीं लिखी गई बाय ए पाकिस्तानी। मगर ही वाज वर्किंग आई थिंक इन कनाडा और सारी उम्र वहां रहे, लेकिन पाकिस्तानी थे वो ओरिजिनली, ठीक है। एक्चुअली बॉर्न इन मद्रास, लेकिन पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तानी सिटीजन ही बने। और सो उनकी किताब जो है, मैं उसको बड़ी रिस्पेक्ट से देखता हूँ। फिर वो क्या है, लियोनार्ड बाइंडर की किताब है पाकिस्तान के ऊपर, अमेरिकन। उसमें भी उसका टाइटल क्या है यार, उसमें ये दिखाया गया है सारा ही जो है ना, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन पे जो डिस्कशन हुई है पहले दिन से लेके इससे ज्यादा डिटेल किसी और ने नहीं की। ही वॉज एन अमेरिकन, ही केम एंड डिड हिज इंक्वायरीज हेयर। और तो वो भी बड़ी इस एतबार से पावरफुल बुक है। वॉलपर्ट और वो जो है हेक्टर बलीथो, इनको तो कम से कम हेक्टर बलीथो ने, जिसने पहली जिन्ना साहब की लिखी बायोग्राफी, वो तो हुकूमत पाकिस्तान ने उसको हायर किया था कि आप ये करें। और वॉलपोर्ट की भी जो है ना, वो कहीं कहीं दोनों ने क्रिटिसाइज किया है, इंडिपेंडेंटली बताया है। मसलन आई थिंक बोलिथो ने कहा है कि जब मैंने कहा कि मुझे दिखाएं कि कायदे आजम का स्टडी कैसी थी, तो कहते हैं व्हेन दे ही वेंट देयर, वहां पे कोई और किताब नहीं थी सवाए लॉ बुक्स के। तो और ये फैक्ट है, जिन्ना साहब ने कभी ना कुछ लिखा है, और उन्होंने ना लिटरेचर पढ़ा ना कुछ। ही वाज ए, बस वो कोर्ट रूम के बादशाह थे, हाउ टू फाइट अ केस इन अ कोर्ट, लेकिन उनकी जनरल रीडिंग बिल्कुल नहीं थी। लिहाजा आप कह सकते हैं कि ये 2 किताबें जो हैं ना जिन्ना साहब पे, उनका बहुत ज़िक्र होता है। आयशा जलाल की किताब द सोल स्पोक्समैन, वो तो मैंने अपनी जिन्ना की किताब ही मुझे मजबूरन लिखनी पड़ी, क्योंकि उस किताब में इतनी डिस्टॉर्शन है। कहा गया कि जिन्ना साहब तो पार्टीशन चाहते ही नहीं थे, और ये कांग्रेस ने इम्पोज किया है। मेरी किताब के बाद सब चुप हो गए हैं, स्वाय के जो लोगों के पास एक डेस्परेटली हैंग ऑन टू दैट आर्गुमेंट। लेकिन मैंने शो किया कि जिन्नास एड इन्फिनिटम, यानी लिमिटलेस स्पीचेस हैं सेइंग वी वांट पार्टीशन एंड वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट। और कहा है कि जो कहते हैं कि हम बार्गेनिंग कर रहे हैं, वो कांग्रेस के एजेंट हैं। ये जिन्ना साहब खुद कह रहे हैं। लिहाजा आयशा जलाल बुक कुछ लोगों में, लेफ्टिस्ट लुफ्टिस्ट में उनकी अपील है। अच्छा, पाकिस्तान के बाकी जो हिस्टोरियन है, उन्होंने वही लिखा है जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी डिटेल स्टडी भी की है। मसलन जो हिस्ट्री है मुस्लिम लीग की, उस पे रफीक अफजल की किताब बहुत बड़ी है। अच्छा, लेटली जो किताबें चंद आई हैं, उनमें फारूक अहमद दार की एक किताब है जिन्ना साहब पे, उसको मैंने अपनी किताब में इस्तेमाल किया विद सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। वो भी एक फेथफुल पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू को पेश करती हैं। ऑफ कोर्स ये सारी किताबें जो हैं, इन्हें मैं कहता हूँ हैगियोग्राफिक, यानी दे वुड नेवर एडमिट कि जिन्ना कुड और मुस्लिम लीग कुड एवर मेक एनी रॉन्ग डिसीजन। वो उनके
उसमें नहीं है। इसके अलावा लेटली किताब आई है सिकंदर हयात की, जिन्ना द कैरिस्मेटिक लीडर, वो किताब भी मैंने अपनी जिन्ना वाली किताब में इस्तेमाल की है। दैट इज आल्सो वेल रिसर्च्ड, लेकिन वही जो पाकिस्तान का नैरेटिव है उसके मुताबिक है, लेकिन इन लोगों ने रिसर्च भी ठीक ठाक की है और जो मटेरियल लाए हैं वो यूजफुल है। तो ये नहीं कहना चाहिए, सिर्फ जो शायद बात हो रही है कि इन्होंने कोई क्रिटिकल एंगल से पाकिस्तान के बनने को, उसकी लीडरशिप को या किसी को नहीं देखा। पॉलिटिकल साइंटिस्ट आप कह सकते हैं, उनमें भी किताबें 2-3 उनका ज़िक्र होता है। वो अपना क्या नाम है, हसन अस्करी, मैंने भी उनकी किताबें इस्तेमाल की हैं, लेकिन वो लिखते फेथफुल हैं, फैक्ट्स ही लिखते हैं। लेकिन उनकी पूरी किताब में कभी कोई थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं होती, हालाँकि वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। सो प्रॉब्लम हमारा ये है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडीज आपको मिल जाएंगी, जिसमें डेटा मिल जाएगा, डेट्स मिल जाएंगी, इवेंट्स की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, लेकिन जो डीप होता है ना, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल एनालिसिस, वो वहां पे एब्सेंट है। इसलिए मेरी किताबें जो है ये सारी जो कमजोरी है उनको कवर करती हैं, बिकॉज आई राइट ऑन हिस्ट्री, बट आई राइट हिस्ट्री एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो वो है सोने पे सुहागा। बिल्कुल, माशाल्लाह ज़बरदस्त है। ये एक ज़ाहिर बात है, ये किताबें आपकी जो हैं, ये आपकी दहाइयाँ इस्तेमाल होंगी, कहीं जो है वो डेकेड्स सेंचुरीज़ तक इंशाल्लाह इस्तेमाल होंगी, और वो ज़ाहिर बात है, एक इस एकेडमिक पर्सपेक्टिव से कि डिस्क्रिप्टिव जो बाकी लोग लिखते हैं, आप थ्योरेटिकल भी उसमें ज़ाहिर बात है इंक्लूड कर दें। एक और बात, एक एक और बंदे का नाम लेना चाहिए, हालांकि उसने पर्सनली जो मेरे साथ किया है वो आज शायद ना ही जिक्र किया जाए। प्रोफेसर इयन टालबोट की किताब है उनके ऊपर, जो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी किताब है, खिजर टिवाना पे। दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। उसको भी मैंने हमेशा रिफर किया है, लेकिन वो एक माफिया है जो मुझे कभी ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में अपनी रिसर्च लाने नहीं देता। ये भी आज जिक्र हो जाए कि मेरी किताबें तो छा गई हैं लोगों के अंदर, हाँ, लेकिन जो जो ये है ना ऑफिशियल यूनिवर्सिटीज, वहां पे मेरी एंट्री बंद है तकरीबन प्रैक्टिकली। कैन यू बिलीव इट? ये कैन क्यों यू बंद है बिलीव इट? सर? क्या क्यों बंद है आपकी एंट्री वहाँ पे? क्योंकि जो मेरी रिसर्च है इट गोज फार बियॉन्ड दैट। पंजाब की पार्टीशन में ये तो रुक जाते थे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट्स पे, तो 14 अगस्त को तो वो खत्म हो गई। पंजाब की पार्टीशन और पार्टीशन इन जनरल जो हुई है, वो तो उसके बाद हुई है, जिसमें फ्रॉम जो लास्ट गवर्नर थे ना पंजाब के, एवन जेंकिंस, उनका उनका एस्टिमेट था 10,000 शायद लोग मारे गए हैं। लेकिन मैं एट द एंड ऑफ द डे दिसंबर 1947 तक कम से कम 8 लाख पंजाबियों की जान बहक हुए हैं। तो वो रिसर्च कहाँ है? देयर इज नो वेयर। कोई इंडियन फेमिनिस्ट हैं, उन्होंने जो रावलपिंडी की वो हिंदू औरतों जो उनकी स्टोरी लिखी है, वो ठीक है, इट्स इम्प्रेसिव बट वेरी लिमिटेड। मैंने तो पूरा 11 साल लगा के इधर जा उधर जा हर किस्म के बंदे से इंटरव्यू किया है, और वो सारे इंटरव्यू मौजूद हैं जो लम्स के वेबसाइट पे, पार्टीशन वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे जाके सुन भी लें आप। तो इस तरह का जो मेरा काम है वो इन सब से बहुत आगे निकल गया है, और ज़बरदस्त। जब आपका काम आगे निकल जाए आपके सारे दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल, ये इसमें तो कोई बात शक नहीं है कि लेकिन वो आप जैसे लोग मुझे बुलाते हैं ना, जी, इन 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 कैरेक्टर्स का कभी कभी कोई बुला लेता है, बिकॉज पीपल वांट टू नो द ट्रूथ, बट वेयर इज द ट्रूथ? यस, They come to Ishtihaq Ahmed, and what I say, please verify, and if you find anything is wrong, I will apologize, because साइंटिस्ट वही है, स्कॉलर वही है जो नेक नीति से पूरी रिसर्च करे, मगर तैयार हो कि शायद कोई चीजें वो मिस कर गया है, और जब वो पब्लिक में आ जाए तो एडमिट होना चाहिए। अब जब से मेरी किताबें छपी हैं, आई हैव नॉट सीन, क्योंकि मैंने अब जिन्ना वाली किताब पे आई हैव नॉट लेफ्ट एनी ऑफ जिन्ना's स्पीचेस आउट। तो मुझे क्या कह सकते हैं कि जिन्ना साहब जो कह रहे थे उन्होंने नहीं कहा? ये तो नहीं हो सकता। सो दैट्स द डिफरेंस। माय रिसर्च not only is theoretical, conceptual, analytical, it is deeply backed by references। माशाल्लाह ये सर, इसमें काम। तो कोई शक जी। नहीं है।
गैरिसन स्टेट हो, जिन्ना हो या बाकी जो आप पढ़ के देख लें, पढ़ के देख लें। ऐसे ही है सर, हाँ, ऐसे ही है। जी, जी। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं खुद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हम ये किताबों का रेफ़रेंस देखा करते थे, हमारी अलमारियों में उधर पड़ी होती थी और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हमारे डिपार्टमेंट के नीचे हिस्ट्री डिपार्टमेंट होता था। तो वहाँ पे भी आपकी किताबें जो हैं वो बड़ी तादाद में पाई जाती हैं, हिस्ट्री चलिए, डिपार्टमेंट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। मेहरबानी, बहुत खुशी की वहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने अब तो नहीं, वो जो है कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी ने कम से कम मुझे उनके स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने बुलाया भी है और मेरा पूरा एक लेक्चर भी हो चुका है। तो स्लोली, स्लोली ब्रेक थ्रू हो रहा है। क्योंकि बिल्कुल, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देयर इज़ अ पाकिस्तान 220 मिलियन पीपल, दे डिज़र्व टू बी इंडिपेंडेंट एंड फ्री। हुँ, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को जो एफर्ट करने पड़ेंगे, वो एक और बात है। जो अवाम का प्रॉब्लम तो ये है कि दे आर पाकिस्तानीज़, दे वांट टू लिव इन दैट कंट्री। हाँ, आपकी हुकूमतें ही अगर उनकी खिदमत ना करें, उनको चांस ना दें, तो वो एक और बात है। So यस, I'm not one of those who dismisses Pakistan. I would say there is a Pakistan now. There is no India wanting कि ये वापस आ जाएं। तो हमने फिर कहाँ जाना है? जहाँ पे हम बैठे हैं, वहाँ ही है ना हम। ऐसे हमें ही, कोई कोई बाहर से आके तो हम पे हमला नहीं कर सकता। ऐसे ही। हम अपने आप पे हमले करते रहे तो कौन आपको रोकेगा यार? बात तो ये है। ये सही बात है। कह रहे हैं। हम खुद पे ही खुदकश हमला कर देते हैं, हम भी बाकियों ने करते पे रहे हैं। हम अपनी पार्लियामेंट पे इमरान खान साहब ने खुदकश हमला कर दिया। उसी को वही ना। जो व्हाट शुड वी डू? व्हाट कैन वी डू? आप बताएं। सही हाँ, कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इश्तियाक साहब सर बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। ऐसे ही जैसे एक बड़ी लाइवली डिस्कशन और एक फुल ऑफ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, थ्योरी, डिस्क्रिप्शन जो सारी चीज़ें जो हैं वो एक अच्छी टॉक में होनी चाहिए। आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी जी। थैंक यू सो मच।